झारखंड से अहम खबर है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। झारखंड को लेकर एजेएसयू 10, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय हुआ है। झारखंड में गठबंधन में एलजेपी को 1 सीट मिली है, यानी एनडीए में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला क्या होगा, ये सामने आ गया है। उसमें भी जब हम अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। डुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहारदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है, वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। तो देखिए, यह अहम खबर है। झारखंड में होने वाले चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है। आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट एलजेपी को दी गई है गठबंधन में। इस बात का ऐलान कर दिया गया है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये तस्वीर सामने रख दी गई है। झारखंड में 10 विधानसभा सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया है। अभी आप सुन रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा को भी। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है, क्या खास बात इसमें नजर आ रही है, जरा तफसील से बताएं। देखिए, बिल्कुल आजसू हालांकि आजसू ने 2 से 3 सीटें और मांगी थी, लेकिन आजसू को 10 सीटों पर अगर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इससे पहले ही कह दिया था कि उनको इतनी सीटें दी जाएंगी। कुछ सीटों को लेकर के जरूर, जैसे सिल्ली विधानसभा सीट है, सिल्ली से हेमंत लड़ते रहे, सुरेश महतो वहां से चुनाव जरूर लड़ते रहे हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार भी जो सुरेश महतो हैं आजसू के चीफ, वो चाहते थे कि 2 सीटों से वो फिर से इस बार भी चुनाव लड़े। हालांकि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मात्र 7 सीटें दी थी, उसके बाद से 7 सीटों के बात नहीं बन पाई थी, लिहाजा आजसू अलग होकर के चुनाव लड़ी थी। आजसू अलग होकर के चुनाव लड़ी थी और 53 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ी थी, लेकिन मात्र 2 सीटों पर ही वो जीत दर्ज कर पाई थी। लिहाजा इस बार सभी चाहते थे कि एक गठबंधन यहाँ पर बने और गठबंधन का स्वरूप इस तरीके से हो कि एक परसेप्शन के रूप में कम से कम अगर इंडिया गठबंधन एकजुट है, वहाँ जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी भी है, वो अगर चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं तो इस बार सीटों को लेकर के कम से कम ऐसी स्थिति ना बने कि एनडीए गठबंधन वहाँ पर बिखर जाए। जेडीयू भी वहाँ पर, हालांकि जेडीयू ने पहले, जेडीयू के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, उन्होंने 12 सीटों पर उम्मीदवार का चयन करके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को यहाँ सौंपा था, लेकिन उसके बाद से फिर बात नहीं बन पाई क्योंकि जेडीयू 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। 11 सीटों के लिए पहले से चयन हुआ था और सरजू राय जो हैं वो बाद में जेडीयू में शामिल हुए थे, लिहाजा वो जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लिहाजा 1 सीट और ऐड हुआ तो 12 सीटों पर जेडीयू ने अपनी डिमांड रखी थी कि हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे तो चिराग पासवान भी कल मिले थे हेमंत बिस्वा शर्मा से। चिराग पासवान ने पहले कहा था कि हम कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपनी मांगे थी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब सामने आ गया है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, महतो की पार्टी एजेएसयू आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जेडीयू को 2 सीटें मिली हैं और एलजेपी को गठबंधन में 1 सीट मिली है। यह पूरा फॉर्मूला अब सामने आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बाकायदा, जिसमें झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, आजसू के चीफ सुदेश महतो मौजूद थे और हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के सीएम शिवराज सिंह चौहान, इन सभी ने मिलकर ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें झारखंड में एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा,
क्या तय किया गया है ये बताया गया है। और आगे बढ़ते हैं, बहराइच से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बहराइच में सुरक्षा बल की भी भारी तैनाती की गई है। तो देखिए, बड़ी अपडेट मिल रही है। बहराइच से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 5 आरोपी भेजे गए हैं और माहौल खराब ना हो इसे देखते हुए बहराइच में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और बहराइच में हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामगोपाल मिश्रा की हत्याकांड के बाद बहराइच में बिगड़े माहौल के बीच आज जुमे की नमाज है और बहराइच शहर में जुमे की नमाज के लिए मस्जिद के इलाकों में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सामने आपको घंटाघर की मस्जिद नजर आएगी और इसके बाहर इस वक्त देखिए इंस्पेक्शन चल रहा है। डीएम खुद मौके का मुआयना कर रही हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। यह इनपुट मिला था कि आज जुमे की नमाज के वक्त कुछ लोग उपद्रव कर सकते हैं या किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। उसके मद्देनजर तमाम ऑफिशियल्स इस वक्त मौके का मुआयना कर रहे हैं और इस बात को समझने और व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोशिश कि किसी भी तरह की कोई कोरकसर, कोई हिंसा, कोई पथराव होने की स्थिति ना आए। ये वो इलाका है जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, हाईली डेंस पॉपुलेटेड इलाका है और साफ तौर पर यहाँ पर आप मस्जिद भी आपको नजर आएगी और भारी संख्या में न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि आपको यहाँ पर पीएससी के जवान भी नजर आएंगे। और इन जवानों की तस्वीरों के साथ ये भी देखिए कि खुद एसपी और डीएम खुद जाकर एक एक पॉइंट पर, एक एक मस्जिद वाले इलाके में या इस तरह के जो सेंसिटिव जोन है वहां पर मौके का मुआयना करिए। अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी विपिन चौबे की आप रिपोर्ट देख रहे थे और लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन, सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, अभी रिपोर्ट हमने आपकी देखी, भारी पुलिस बल की तैनाती है, जुम्मे की नमाज है आज और कहा जा रहा है कि माहौल खराब ना हो इसके लिए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। ताजा हाल वहां का क्या है? बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट मैंने भेजी है, मैं अभी भी इस वक्त भी बहराइच के घंटाघर के उसी इलाके में मौजूद हूँ जहां 2 मस्जिदें आती हैं। एक नानपारा मस्जिद है और दूसरी मस्जिद मेरे दाहिने हाथ में देखेंगे, ये घंटाघर की मुख्य मस्जिद है। आमतौर पर शुक्रवार के दिन बड़ा जमावड़ा लगता है और उसी के मद्देनजर इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं वहां सुबह से ही पुलिस की हलचल देखी जा रही थी। यह इनपुट मिला था कि कुछ इस जमावड़े का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं और जिस तरह का घटनाक्रम, जिस तरह की हिंसा यहां पर हुई है उसका फायदा उठाते हुए एक बार फिर से बहराइच को जलाया सुलगाने की कोशिश हो सकती है। उसी के मद्देनजर पुलिस और पीएससी के जवानों की भारी संख्या में यहां पर तैनाती की गई है और सामने आप देखेंगे डीएम और एसपी की गाड़ियां भी मौजूद है। ये पुलिस चौकी है, इसके अंदर डीएम और एसपी खुद मौजूद हैं और यहां पर एक बैठक चल रही है स्थानीय अधिकारियों के साथ कि मैकेनिज्म कैसे बनाया जाए ताकि बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो मेंटेन रहे और दोबारा से हिंसा ना हो। 13 तारीख को हिंसा हुई थी, 14 तारीख को हिंसा हुई थी और आज उन हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कल उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन ये जो इलाके हैं ये बहराइच के वो सेंसिटिव इलाके हैं जहां आमतौर पर पुलिस की सुरक्षा रहती है, लेकिन इस सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। 1 बजे के आसपास बहुत भीड़ रहती है मार्केट में, लेकिन आज वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। सामान्य तौर पर लोग निकलते हैं, लेकिन ये माहौल था कि आज कुछ हो सकता है, इसलिए लोग एहतियात बरत रहे हैं और पुलिस की सुरक्षा ये बताती है कि कुछ भी। विपिन, नजर आप बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहराइच में भारी पुलिस बल की तैनाती है, जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंसा के आरोपी सरफराज की बहन ने आशंका जताई है कि उनके पति और देवर की भी उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। देखिए विपिन चौबे की रिपोर्ट। दूसरे दिन शाम को 3 बजे एसडीएफ की टीम आई बाहर दरवाजे पे। दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे देवर ने ऊपर से आवाज़ लगाई, पूछा कौन, तो बोले कि दरवाज़ा खोलो, हमको काम है। तो वो गया दरवाज़ा खोलने के लिए। नीचे जब वो उतरा तो फिर मेरे हस्बैंड भी नीचे उतरे, तो पूछा उनसे कि आपका नाम उसामा है, तो बोले हाँ। तो तुरंत उनका कॉलर पकड़ लिया और उनको ले जाने लगे। तो वो बोले कि आप मेरा कॉलर छोड़िए, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, ना हम कोई मुजरिम हैं, आप हमें पूरी बात बताइए, इसके बाद हम आपके साथ चल रहे हैं। फिर ये लोग बोले कि हमको ऊपर आपके घर की तलाशी लेनी है। तो कहीं उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं आपको लेके। मेरे हस्बैंड उनको ऊपर घर लेके आए, पूरे घर की तलाशी करवाई, नीचे से लेके ऊपर तक उन लोगों ने तलाशी ली। जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो लोग मेरे हस्बैंड को ले जाने लगे। उन्होंने ये जवाब दिया कि हम इनको लेके जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन करवानी है, साइन करवा के हम इनको अभी शाम में वापस भेज देंगे।
हम लोगों ने ये 14 तारीख की बात है? जी 14 तारीख की और बात आज है। 18 तारीख हो गई। जी 14 तारीख की बात है। हम इनको अभी शाम में 8 बजे अभी शाम में वापस कर देंगे। शाम से 14 तारीख से आज 18 तारीख हो गई, ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा, ना कुछ उनका पता है, ना मेरे देवर का ना मेरे शौहर का। और हमें ये डर है कि उनका भी फर्जी इनकाउंटर किया जाएगा। और अब खबर पंजाब से। पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पंजाब के फाजिल्का से 1 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। पाकिस्तान से यह आरडीएक्स भेजा गया था। ड्रोन के जरिए भारत में आरडीएक्स की डिलीवरी हुई। जांच में जुटी पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल। और पाकिस्तान की नापाक साजिश की पूरी कहानी क्या है, आइए इसकी डिटेल आपको बताते हैं। पंजाब में बॉर्डर से सटे इलाके से आरडीएक्स बरामद हुआ है। टीन के बॉक्सेस में भरा 1 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में आया। आरडीएक्स में बैटरी और टाइमर भी फिट किए गए थे। ड्रोन का मूवमेंट देखकर पहुंचे बीएसएफ के जवान। पंजाब स्पेशल सेल को सौंपी गई है मामले की जांच। और अब बात दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो रही है। कई इलाकों में AQI 300 के लेवल को पार कर गया है। ऐसे में दिल्ली में जल्द ही ग्रैब 2 पाबंदियां लग सकती हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली सरकार भी प्रदूषण पर इमरजेंसी बैठक कर रही है। कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। अब दिल्ली में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार अब प्रदूषण से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान बना रही है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को बीमारी के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ओपीडी में सांस और आंखों में एलर्जी के मरीज बढ़ रहे हैं। कई पेशेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन भी देखा गया। तो हमारी स्टडीज़ के हिसाब से जो हमें ऑब्जर्वेशन पिछले सालों से हमें मिली, तो हमने ये 4 तरह के स्पेशलिस्ट जो हैं इस क्लिनिक में बैठेंगे। रेस्पिरेटरी, आई, आपका स्किन एंड साइकेट्री। तो सारे एक ही ओपीडी में, मतलब पेशेंट को ऑल अंडर वन रूफ, पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एसेस करेगा जाएगा पेशेंट को, पहले डॉक्टर एसेस करेंगे किस तरह के सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से कंसर्न स्पेशलिटी के डॉक्टर उसको देखेंगे। और दिल्ली में यमुना नदी पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में आ गई। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ और सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहा है। ये कोई बर्फ नहीं, ना ही रुई, ना ही साबुन का झाग है। ये दिल्ली की यमुना नदी। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने के साथ ही यमुना नदी पूरी तरह से दूषित होने लगी। तस्वीरें डरावनी है। सफेद झाग यमुना को अपनी चपेट में ले चुका है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता की बात है। ताजा वीडियो दिल्ली के कालिंदी कुंज का है, जहां पानी के ऊपर सिर्फ झाग ही दिख रहा है। देखने में भले ही किसी साबुन का झाग लगे, लेकिन असलियत में यमुना नदी, जिसने यमुना के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। अगले महीने नवंबर में छठ जैसा बड़ा त्योहार है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दिल्ली सरकार ने भी इस बार छठ को खास बनाने की तैयारी की, लेकिन इस बीच ये वीडियो तमाम तैयारियों पर सवाल उठा रहा है, सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। देश की राजधानी का यह हाल है। तमाम प्लान तैयार किए गए, लेकिन हालात ये है कि यमुना जैसी नदी प्रदूषण से पूरी तरह ग्रसित है। यमुना की सफाई पर करोड़ों खर्च किए गए। दिल्ली में ना तो हवा साफ है और ना ही पानी। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि विपक्ष को बोलने का हक नहीं है, तो बीजेपी ने प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली का जो हवा की एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके जितने लोकल अधिकारी हैं, जो सेंट्रल अधिकारी हैं, उन सभी लोगों की मीटिंग 1 बजे दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है, जिससे कि विपरीत मौसम में भी हम जो हॉट स्पॉट्स है उसकी भी बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके। दिल्ली में जो सरकार पिछले 10 साल से है अरविंद केजरीवाल जी की, और अब 1 महीना होने जा रहा है आतिशी जी की, इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा।
और प्रदूषण की समस्या पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से दिक्कत आई है। उन्होंने 23 करोड़ की लागत से बने स्मॉग टावर पर भी सवाल उठाए। आपने पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, तब भी ताला लगा था, और इस बार भी आप आए, क्यों, क्या वजह, क्या लगती है आपको? देखिए, साल बदलते रहते हैं, स्थितियाँ नहीं बदलती, और स्थिति देखिए तैसी की तैसी है कि आज दिल्ली गैस चेम्बर बन चुकी है, फिर से AQI गिरता जा रहा है, पंजाब में पराली जलना शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी पंजाब की पराली मुख्य कारण है दिल्ली के प्रदूषण का। उसके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की, सरकार आ गई है, बायोडिकम्पोजर का क्या हुआ कुछ नहीं पता। हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, दिवाली पर फटाखे बजाने पर, खुद के सेलिब्रेशन के लिए तो फटाखे यूज़ होते हैं, पर आज जो अंदरूनी कारण है दिल्ली के प्रदूषण के, मेन कारण क्या है? व्हीकुलर पोल्यूशन, सड़क की डस्ट जो MCD को साफ़ करनी है, ट्रैफिक और बायोमास बर्निंग वगैरह, उसके अलावा जो बाकी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, उसके ऊपर 10 साल में कुछ नहीं किया है। हाँ, ये स्मॉग टावर 23 करोड़ रुपए का बना था, आज इसके ऊपर ताला लगा हुआ है और सरकार के कामकाज पर भी ताला लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2.5 करोड़ इसके सालाना खर्च होते हैं इसको मेंटेन करने में, ये कितनी हवा साफ करता है? जनवरी से ये बंद है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मतभेद बरकरार है। 28 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इन सीटों पर सहमति बनाना चुनौती है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें मुंबई में हुए महाविकास आघाड़ी के मंथन की है। MBA की 9.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में सभी 288 सीटों पर चर्चा हुई। MBA की इस बैठक में 90% सीटों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया। 260 सीटों पर सहमति जताई गई तो 28 सीटों पर गतिरोध बरकरार है। 20 से 25 सीटों पर फैसला पार्टियों के आलाकमान पर छोड़ा गया है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे इन सीटों पर अंतिम फैसला लेंगे। महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि जल्द ही सीटों पर फैसला लिया जाएगा। 288 जगह में से अगर 260 जगह अगर एक साथ हम मिलकर डिसाइड कर सकते, थोड़ी सी जगह रहती है, सब लोग अपने अपने ताकत वो हमारी एरिया में तो वैसी जगह है, तो इसलिए हमने आज डिसीजन लिया कि हाईकमांड के पास भेज के उसमें वो डिस्कशन हो। जबकि एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि बहुत जल्द महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना इनकी आज बैठक हुई और बहुत जल्दी हमारे जो मित्र पक्ष है उनको भी हम साथ में लेके बैठने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी में कुछ सीटों पर मतभेद बना हुआ है। आज संजय राउत सीटों के गतिरोध पर राहुल गांधी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नेता कुछ सीटों पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में सीटों की खींचतान बड़ी चुनौती है। कुछ सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दल दावा कर रहे हैं। मतभेद वाली सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी की बातचीत चल रही है। अब उम्मीदवारों की लिस्ट 20 अक्टूबर के बाद आने की संभावना है। सीटों के विवाद पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता फैसला नहीं ले पा रहे। सीटों पर विवाद होने की वजह से महाविकास आघाड़ी की लिस्ट में देरी हो रही है। महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। चंडीगढ़ में आज दोपहर 3 बजे हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पर्यवेक्षक के तौर पर अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में घमासान जारी है। कुमारी सैलजा और सुरजेवाला का गुट हरियाणा में हुई हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस गुटबाजी के बीच आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय में होगी। इस बैठक में कांग्रेस के सभी 37 विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के साथ ही पार्टी की अगली रणनीति भी तैयार की जाएगी। पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता थे, लेकिन अब हार के बाद उनको बदलने को लेकर दूसरा गुट दबाव बना रहा है।
हालांकि 2 दिन पहले ही दिल्ली में हुड्डा कुल 37 में से 31 विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। खास बात यह है कि इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और अजय माकन भी मौजूद रहेंगे। उधर हुड्डा गुट के सामने सिरसा की सांसद सैलजा का खेमा भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा ठोक रहा है। इन सब के बीच सैलजा फील्ड में पूरी तरह एक्टिव हैं। वो विधानसभा चुनाव में हार चुके नेताओं और अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को लगातार मिल रही हैं। पीएम मोदी इस रविवार को वाराणसी दौरे पर जाएंगे। दिवाली से पहले पीएम मोदी वाराणसी में करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पूरी खबर देखिए। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा बेहद खास है। रविवार को पीएम मोदी 6 घंटे वाराणसी में रहेंगे। दीपावली से पहले वाराणसी में 3,254 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सिगरा स्टेडियम और नमो घाट समेत 15 परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। इसके अलावा पीएम मोदी इसी दिन एयरपोर्ट समेत 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी से तीसरी बार सांसद बनने के बाद पीएम मोदी की यह सबसे बड़ी सौगात होगी। सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री की जनसभा में बीजेपी कार्यकर्ता, खिलाड़ी, खेल प्रेमी, जनप्रतिनिधियों और शहर के प्रबुद्ध वर्ग की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिल्ली में हुए अभिधम्म दिवस के मौके पर अपने वाराणसी दौरे की जानकारी शेयर की। 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं, जहां सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। हम नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। और इस बीच देखिए एक अहम खबर आ रही है। 22 अक्टूबर को रूस के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 और 23 अक्टूबर को रूस में रहेंगे प्रधानमंत्री। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ हो सकती है पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठकें भी। रूस के कजान में आयोजित हो रहा है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बड़ा मौका रहेगा जब ब्रिक्स देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है पीएम मोदी की, और पीएम मोदी खुद ब्रिक्स की बैठक में मौजूद होंगे। बिल्कुल, देखिए भारत ब्रिक्स का एक संस्थापक सदस्य देश है और इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां पर उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से एक बार फिर होगी। इसके अलावा चूंकि ब्रिक्स के सदस्य देश के तौर पर चीन के राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसे में इस कई वर्ष के बाद यानी कि 2020 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत भी संभव है। न केवल ब्रिक्स सदस्य देश बल्कि ब्रिक्स में जो कई दूसरे नए सदस्य देश आए हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अब ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 10 हो गई है, तो और इसके अलावा जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष वहां पर रहेंगे, तो कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रधानमंत्री मोदी की होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध या फिर इजरायल और मिडिल ईस्ट युद्ध को देखते हुए इस बार ब्रिक्स के बैठक को पर पूरी दुनिया की नजर है। ब्रिक्स के बैठक को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। ब्रिक्स की नई करेंसी लॉन्च करने की बात हो रही है और रूस इस कोशिश में है कि कैसे डॉलर की जो हेजीमनी है उसको खत्म करके एक नई करेंसी को लाया जाए। इन सब तमाम दृष्टिकोण के हिसाब से इस बार की ब्रिक्स की बैठक बेहद अहम होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में न केवल भाग लेंगे बल्कि भारत आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे भूमिका अदा करेगा उसके बारे में भी बहुत कुछ प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बहुत कुछ बताया जाएगा। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। बिहार से खबर है। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आज भागलपुर से उनकी यात्रा शुरू हुई। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आज से आगाज हुआ है। इस यात्रा से बिहार में सियासी उबाल आया है। पहले चरण में यात्रा सीमांचल में भागलपुर से शुरू हुई, जिसके बाद यात्रा कटिहार, पूर्णिया, अररिया से गुजरेगी और फिर गिरिराज सिंह की यात्रा का समापन 22 अक्टूबर को किशनगंज में होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होने से पहले गिरिराज सिंह सुबह 9 बजे भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने इस मंदिर में विधि विधान से दर्शन, पूजन और हवन किया। इसके बाद भागलपुर से अपनी पदयात्रा शुरू की। गिरिराज सिंह ने कहा, इस यात्रा के जरिए उनका लक्ष्य हिंदुओं को एकजुट करना है कि देश का माहौल
वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो फिर ये कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरह भागना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरह कटना पड़ेगा। इसीलिए यात्रा है, बटोगे तो कटोगे। बिहार में गिरिराज सिंह की यात्रा पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो तेजस्वी ने कहा कि बिहार बुद्ध की धरती, नफरत फैलाने वालों को जनता नहीं करेगी। नहीं तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? गिरिराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी अपने धर्म के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी है जिसका वो निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, पार्टी से कोई इसको मतलब नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह की ये पहल कहीं ना कहीं समाज में एक चेतना जगाने का काम करेगी। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। और बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा 35 तक पहुंच गया है। वहीं 50 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। कई मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है और कई को उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत है। पीड़ित लोगों को सिवान, छपरा और पटना के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जहरीली शराब पीने से मौतें होती हैं। वैसे तो हर महीने मौतें होती हैं, लेकिन जब मौत का आंकड़ा बढ़ता है तब हंगामा बरपता है और घर में मातम पसरता है। देखिए ये रुदन और करंदन, ये सारण और सिवान ज़िले में, ये जो बॉर्डर का इलाका है, जो सिवान और सारण की जो सीमा है, मसरख और उसके आसपास, वहाँ की ये स्थिति यहाँ पर है। देखिए यहाँ ये महिला रो रही है। अब यहाँ देखिए, हालांकि राजनीतिक पर्यटन भी शुरू हो गया है। आप देखिए कई राजनीतिक लोग भी यहाँ पर हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा का निर्देश दिया है। बिहार के डीजीपी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है और घटनास्थल पर भी जाने को कहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा है, इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है। सलमान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सलमान को इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है। जनवरी 2024 में सलमान खान के फार्म हाउस में 2 अनजान लोगों ने फेंसिंग के तार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब पकड़ा तो दोनों ने खुद को सलमान का फैन बताया। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे। इस वजह से दोनों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अप्रैल 2023 में भी मुंबई पुलिस को फोन कर एक 16 साल के नाबालिग ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। धमकी में उसने कहा था कि वो जोधपुर का रहने वाला है और 30 अप्रैल 2023 को सलमान को मार देगा। और वहीं सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार सुक्खा उर्फ बलबीर सिंह को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में लॉरेंस गैंग का शूटर सुक्खा उर्फ सुखबीर बलबीर सिंह को कल पानीपत से गिरफ्तार किया था, जिसे मुंबई पुलिस कल रात मुंबई लेकर पहुंची। आज सुक्खा की कोर्ट में पेशी होगी। वहीं नवी मुंबई की पनवेल सीट पुलिस स्टेशन ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर ये दावा किया है कि सलमान के फार्म हाउस की रेकी की जा रही थी। अब पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सुक्खा ने सलमान को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी ली थी।
पुलिस का दावा है कि इस मामले में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पनवेल पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि आरोपी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार AK-47, AK-92, M16 और तुर्की मेड जिगाना हथियार टर्किश पिस्टल भी खरीदने की तैयारी में थे। तुर्की मेड जिगाना हथियार वही है जिससे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर आरोपी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या करना चाहते थे। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि सलमान खान को मारने के लिए आरोपियों ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को हायर किया था। और महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने फिल्म एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से पूछताछ की है। वहीं धोखाधड़ी मामले में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर ईडी लगातार एक्शन में है। ईडी इस मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। इस ऐप को प्रमोट करने के मामले में ईडी ने फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की है। तमन्ना भाटिया इस मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन ऐप को प्रमोट करने पर उनसे पूछताछ की गई है। तमन्ना ने HPZ ऐप में IPL देखने के लिए प्रमोट किया था। ईडी ने तमन्ना भाटिया से ये पूछताछ गुवाहाटी में की है। ईडी तमन्ना भाटिया से HPZ ऐप घोटाला मामले में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस ऐप के जरिए लोगों को 57,000 रुपए लगाने पर प्रतिदिन 4,000 रुपए देने का वादा कर करोड़ों रुपए ठगे गए। ईडी ने इस मामले में अब तक 497.20 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। दरअसल इस ठगी के लिए शेल कंपनियों के नाम पर फर्जी अकाउंट अलग अलग बैंकों में खोले गए, जिनमें इन्वेस्टर्स से पैसे ट्रांसफर करवाए गए। आपको बता दें कि पिछले दिनों महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सियालदा ESI हॉस्पिटल में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। अस्पताल के दूसरे मंजिल पर यह आग लगी। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था, क्योंकि अस्पताल में काफी संख्या में मरीज भर्ती थे। आनन फानन में अस्पताल से करीब 80 रोगियों को बाहर निकाला गया। कुछ मरीजों को काफी देर अस्पताल के बाहर लेटाना पड़ा। हालांकि ज्यादातर रोगियों को सुरक्षित दूसरे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कुछ रोगियों को धुआं लगने से सांस लेने में समस्या हो रही है। उनकी हालत गंभीर बताई गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बहुत बहादुरी और फुर्ती से काम किया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। आग कैसे लगी, अस्पताल में आग बुझाने के उपकरण थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आज सुबह करीब 5:30 बजे आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह करीब 7:30 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। आग की सूचना पर राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस भी अस्पताल पहुंचे। और अब खबर राजस्थान से। जयपुर के एक मंदिर में कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस हमले में 10 लोगों को घायल कर दिया गया। घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करनी विहार पुलिस के मुताबिक इलाके के मंदिर में शरद पूर्णिमा के मौके पर गुरुवार रात 10 बजे जागरण का प्रोग्राम था। इसके बाद प्रसाद की खीर बांटी जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले 2 लोगों ने प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई। कहासुनी के दौरान ही उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया और चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू से लोगों के पेट और छाती पर वार किए। घायलों में शंकर बागड़ा, मुरारी लाल, राम पारिक, लाखन सिंह जादौन, पुष्पेंद्र और दिनेश शर्मा सहित 10 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधायक गोपाल शर्मा सहित कई लोग घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने का भी घेराव किया। पुलिस के मुताबिक मौके पर शांति है और मामले की जांच की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। उज्जैन में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण चला, निगम का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला है और मदीना कॉलोनी के कच्चे और पक्के अतिक्रमण को हटाया गया है। प्रशासन ने पहले ही यहाँ नोटिस दे दिया था। 90 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। 90 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला है। पहले नोटिस दे दिया गया था यहां रहने वाले लोगों को। दिल्ली पुलिस के एक जवान ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। अपराध करके भाग रहे बदमाश का पीछा कर इस जवान ने उसे दबोच लिया। तेज रफ्तार भागता ऑटो रिक्शा और बाइक पर पीछा करता नौजवान। ये मेडल जीतने के लिए किसी रेस की तस्वीरें नहीं है। एक बार फिर देखिए, अब शायद आपको कहानी समझ आ रही होगी।
ऑटो रिक्शा का पीछा कर रहा जवान दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है। दरअसल मामला पूर्वी दिल्ली के शाहदरा का है। 15 अक्टूबर को एक महिला से मोबाइल छीनने की खबर पुलिस को मिली। बताया गया कि एक लड़के ने महिला से मोबाइल छीना और उसे धक्का मारकर ऑटो में सवार होकर भाग निकला। लेकिन बदमाश की किस्मत खराब थी। जहां उसने मोबाइल छीना उससे कुछ ही दूर पर दिल्ली पुलिस का जवान यशपाल मौजूद था, जिसने पुलिस का कर्तव्य निभाते हुए ऑटो में जा रहे बदमाश का पीछा शुरू किया। कई गलियों से होकर भाग रहे ऑटो सवार बदमाश का कांस्टेबल यशपाल ने 4 किलोमीटर तक पीछा किया और आखिरकार उसे धर दबोचा। ऑटो चालक का नाम राजू बताया गया है। उसकी निशानदेही पर 2 और बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस कांस्टेबल यशपाल की इस बहादुरी की इलाके और पुलिस महकमे में काफी प्रशंसा हो रही है। और गाजियाबाद में एक चलते मिनी ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन ट्रक में लदा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग का गोला बनी गाड़ी, धू धू कर जलता मिनी ट्रक। व्यस्त इलाके में आग से दहशत फैल गई। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलते मिनी ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। ट्रक ड्राइवर यूसुफ के मुताबिक किसी कार चालक ने उसे बताया कि उसके ट्रक में आग लग गई है। कार चालक ने उसे आग बुझाने के लिए पानी भी दिया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते पूरा मिनी ट्रक आग की चपेट में आ गया। ड्राइवर यूसुफ ने बताया कि उसकी गाड़ी में गत्ता भरा हुआ था, जो वो हिंडन विहार से मोहन नगर ले जा रहा था। जब वो कोतवाली थाना क्षेत्र में पहुंचा तो ट्रक में आग लग गई। किसी तरह उसने ट्रक किनारे लगाया और कूदकर जान बचाई, लेकिन ट्रक में लदा पूरा गत्ता खाक हो गया। गत्ते की वजह से भी आग के तेजी से फैलने की आशंका है। फिलहाल आग क्यों लगी इसका पता नहीं लग पाया है। गनीमत ये रही कि मिनी ट्रक का फ्यूल टैंक नहीं फटा, नहीं तो नुकसान बड़ा होता। चलती गाड़ी में आग लगने का ये पहला मौका नहीं है। अक्सर गाड़ियों में आग लगने के मामले आते रहते हैं, लेकिन व्यस्त सड़कों पर चलती गाड़ियों में आग लगने से खतरा बड़ा हो जाता है। और हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फैसला, एससी आरक्षण पर वर्गीकरण आज से लागू होगा। एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के ये फैसला है जो कि आज से लागू होगा। सैनी सरकार की ओर से ये फैसला आया है। मैंने कहा है कि ये सरकार हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस गरीब व्यक्ति ने इसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर चुना है और आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए, जो आदरणीय मोदी जी ने ज्ञान की बात कही है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमने लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। मैंने ये भी चुनाव चलते समय में संकल्प लिया था